कल्पना कीजिए कि किसी इंसान को बहुत ही सख्त जरूरत है एक नई नौकरी की। ऐसे वक्त में वो सबसे पहले किसकी तरफ मुड़ेगा? जाहिर सी बात है, जो उसके सबसे करीबी लोग हैं, उसका परिवार, उसके पक्के दोस्त या उसके सबसे भरोसेमंद साथी। बिल्कुल। हम सब यही मानकर चलते हैं कि संकट के समय में हमारे सबसे मजबूत रिश्ते ही हमारे काम आएंगे। लेकिन समाज शास्त्र के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। जी, और वो आंकड़े काफी हैरान करने वाले हैं। है ना? डेटा ये साबित करता है कि नई नौकरी या नए अवसर पाने के लिए अपने सबसे करीबी दोस्तों पर निर्भर रहना असल में एक बहुत ही कमजोर रणनीति है। ये बात ऊपरी तौर पे देखने में बिल्कुल बेतुकी लग सकती है। मतलब कोई भी सोचेगा कि यार, मेरा दोस्त मेरी मदद क्यों नहीं करेगा। सही बात है। लेकिन जब हम इसके पीछे के विज्ञान को खंगालते हैं तो सच्चाई यही सामने आती है कि हमारे जीवन में सबसे बड़े और जीवन बदलने वाले अवसर अक्सर उन लोगों से आते हैं जिन्हें हम मुश्किल से जानते हैं। मतलब कोई दूर का परिचित। हाँ, दूर का परिचित, या मान लीजिए किसी कॉन्फ्रेंस में मिला कोई अजनबी, या फिर किसी पुराने ऑफिस का वो सहकर्मी जिससे सालों से बात तक नहीं हुई है। ये विरोधाभास अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारा मुख्य उद्देश्य इसी रहस्य से पर्दा उठाना है। हमारे पास समाजशास्त्र के शुरुआती छात्रों के लिए तैयार किए गए कुछ बेहतरीन लेक्चर नोट्स और आर्टिकल्स हैं। और इन स्रोतों से हम बहुत कुछ दिलचस्प निकालने वाले हैं। बिल्कुल। तो आज का विषय एक ऐसा शब्द है जिसे हम हर रोज सुनते हैं, नेटवर्क। जब हम आज की दुनिया में नेटवर्क शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत क्या आता है? इंटरनेट, वाईफाई के सिग्नल या फिर सोशल मीडिया फॉलोअर्स की गिनती। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन समाजशास्त्र के नजरिए से इस शब्द का दायरा बहुत बड़ा और कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में नेटवर्क किसी तकनीक का नहीं बल्कि मानव समाज के बुनियादी ताने बाने का नाम है? इसे इस तरह से देखना ज्यादा सटीक होगा कि समाज कोई ईंट पत्थर से बनी हुई स्थिर इमारत नहीं है। अच्छा। देखिए, आमतौर पर हम समाज को कुछ बड़े और भारी भरकम ढांचों के रूप में देखते हैं, जैसे सरकार, शिक्षा प्रणाली या परिवार। हम इन संस्थाओं को अलग अलग बॉक्स में रखकर समझने की कोशिश करते हैं। एक स्ट्रक्चर की तरह। बिल्कुल। लेकिन जब हम नेटवर्क के नजरिए से देखते हैं तो वो सारे स्थिर बॉक्स गायब हो जाते हैं। अरे वाह, तो फिर बचता क्या है? उनकी जगह हमें एक जीवित, सांस लेता हुआ और लगातार बदलता हुआ जाल नजर आता है। ये जाल रिश्तों का है, संपर्कों का है और सूचनाओं के आदान प्रदान का है। मतलब हम सिर्फ उन ईंटों की बात नहीं कर रहे हैं जिनसे इमारत बनी है, बल्कि हम उस सीमेंट और उन अदृश्य धागों की बात कर रहे हैं जो उन ईंटों को एक साथ बांधे रखते हैं। एकदम सही उपमा है ये। तो हमारे स्रोतों में इस जाल या वेब को समझने के लिए दो बहुत ही बुनियादी शब्दों का जिक्र किया गया है, नोड्स और टाइज। जी, नोड्स और टाइज। हम मानकर चल रहे हैं कि इन शब्दों का बुनियादी अर्थ समझना मुश्किल नहीं है। कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्था एक नोड है और उनके बीच का रिश्ता टाई है। हाँ, ये धारणाएं सुनने में बहुत सरल लगती हैं। जैसे एक क्लासरूम में बैठे छात्र नोड्स हैं और उनकी जो दोस्ती है वो टाइज है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब हम ये देखते हैं कि ये साधारण से धागे पूरे समाज की जटिलता को कैसे जन्म देते हैं। अगर हम इतिहास में जाएं तो जॉर्ज सिमिल नाम के एक विचारक ने इस पर बहुत गहराई से काम किया। जॉर्ज सिमिल? हाँ, नोट्स में इनका काफी जिक्र है। बिल्कुल। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि बातचीत या इंटरैक्शन से समाज कैसे आकार लेता है। उन्होंने डायड्स यानी दो लोगों के समूह और ट्रायड्स यानी तीन लोगों के समूह का बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन किया। यहाँ मुझे थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना है। जी, पूछिए। आखिर सिर्फ एक इंसान के बढ़ जाने से, यानी दो लोगों के समूह के तीन लोगों में बदल जाने से इतना क्या फर्क पड़ जाता है कि समाजशास्त्री इस पर पूरी थ्योरी लिख दे? मतलब दो दोस्तों के बीच बात हो रही है और कोई तीसरा आ गया, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। इसे इस तरह समझते हैं, जब कोई समूह सिर्फ दो लोगों का होता है, यानी एक डायड, तो वो बहुत ही नाजुक होता है। नाजुक कैसे? क्योंकि अगर दोनों में से एक भी व्यक्ति उस रिश्ते से बाहर निकल जाए तो वो समूह तुरंत खत्म हो जाएगा। दो लोगों के बीच का रिश्ता बहुत ही सीधा होता है। हाँ, ये तो लॉजिकल है। लेकिन जैसे ही वहां कोई तीसरा व्यक्ति आता है, यानी वो ट्रायड बनता है, तो गतिशीलता पूरी तरह से पलट जाती है।
अब अगर पहले दो लोगों के बीच कोई झगड़ा होता है तो वो तीसरा इंसान एक मध्यस्थ या जज की भूमिका निभा सकता है। अच्छा, एक रेफरी की तरह। बिल्कुल। या फिर कोई दो लोग मिलकर उस तीसरे के खिलाफ गुटबाजी भी कर सकते हैं। अरे ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब जैसे ही तीसरा नोड नेटवर्क में जुड़ता है वैसे ही राजनीति, कूटनीति, गठबंधन और सत्ता का खेल शुरू हो जाता है। एकदम सही। और इसीलिए सिमिल का मानना था कि 3 लोगों का समूह ही समाज के सबसे बुनियादी और जटिल रूप की नींव रखता है। समझ गई? इसी सोच को आगे चलकर A.R. रैडक्लिफ ब्राउन जैसे विचारकों ने और विस्तार दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि समाज का अध्ययन करने का मतलब स्थिर संस्थाओं का अध्ययन करना नहीं है, बल्कि असल में मौजूद इन सामाजिक संबंधों के नेटवर्क को समझना है। ये वाकई एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। जी। अच्छा, अगर हम इसे एक रोजमर्रा की उपमा से समझें तो क्या हम इस पूरे नेटवर्क को एक विशाल रेलवे सिस्टम की तरह देख सकते हैं? रेलवे सिस्टम कैसे? मतलब जहां देश का हर रेलवे स्टेशन एक नोड है और उन स्टेशनों को जोड़ने वाली पटरियां यानी ट्रैक्स वो टाइज हैं। ये उपमा अच्छी है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है। वो क्या? रेलवे का नक्शा हमें सिर्फ ये बताता है कि पटरियां कहाँ बिछी हैं, लेकिन समाजशास्त्र केवल नक्शा नहीं देखता, वो ये देखता है कि उन पटरियों पर ट्रैफिक कैसा है। अच्छा, मतलब मालगाड़ी कहाँ जा रही है, एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ रुक रही है। बिल्कुल। और कौन सी पटरी जर्जर हो चुकी है। और यहीं से हम नेटवर्क थियरी की उस मंजिल की ओर बढ़ते हैं जहां हमने आज की इस चर्चा की शुरुआत की थी, मजबूत रिश्ते और कमजोर रिश्ते। सही कहा। सिर्फ पटरियों के बिछे होने से ये तय नहीं होता कि संकट के समय कौन सी ट्रेन हमारे लिए मदद लेकर आएगी। तो चलिए वापस उस नौकरी वाले विरोधाभास पर लौटते हैं। जी बिल्कुल। हमारे नोट्स में मार्क ग्रेनोवेटर की 1973 की एक बहुत ही मशहूर रिसर्च का जिक्र है, जिसे स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज कहा जाता है। ये समाजशास्त्र के सबसे प्रसिद्ध पेपर्स में से एक है। उन्होंने ये साबित किया कि नौकरी ढूंढने में कमजोर रिश्ते मजबूत रिश्तों से ज्यादा कारगर होते हैं। मैं समझना चाहती हूँ कि इसका असल मैकेनिज्म यानी तंत्र क्या है। कोई ऐसा इंसान जिसे हम साल में सिर्फ एक बार मिलते हैं, वो हमारे लिए उन दोस्तों से ज्यादा मददगार कैसे हो सकता है जो हमारे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं? देखिए, इसके पीछे का विज्ञान पूरी तरह से सूचना के फैलाव पर आधारित है। सूचना का फैलाव? हाँ, इसे समझने के लिए हमें बैरी वेलमन के कॉन्सेप्ट नेटवर्क डेंसिटी यानी नेटवर्क की सघनता को समझना होगा। जो हमारे पक्के दोस्त होते हैं, हमारा परिवार होता है, उनके साथ हमारा नेटवर्क बहुत ही हाई डेंसिटी वाला होता है। हाई डेंसिटी का यहाँ मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारे समूह में हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह जानता है। इसको अगर आज के संदर्भ में देखें तो ये बिल्कुल एक व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप की तरह है ना? हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है ये। मतलब उस ग्रुप में शामिल हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वहाँ भावनाएं बहुत गहरी हैं, समर्थन बहुत ज्यादा है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो सब मदद के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस व्हाट्सएप ग्रुप की सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये कभी सोचा है? गुड मॉर्निंग के मैसेजेस। वो तो है ही, लेकिन नेटवर्क के नजरिए से देखें तो समस्या ये है कि वहां कोई नई जानकारी नहीं आती। अच्छा, हाँ। जो खबर एक व्यक्ति को पता है वो बाकी सबको भी पता है। वही चुटकुले, वही विचार, वही सूचनाएं लगातार एक ही लूप में घूमती रहती हैं। एक ही इको चेम्बर की तरह। बिल्कुल। अब सोचिए कि किसी को नई नौकरी की तलाश है। उसके पक्के दोस्तों को उन्हीं नौकरियों, उन्हीं कंपनियों और उन्हीं अफसरों के बारे में पता होगा जिनके बारे में उसे पहले से पता है। ओहो, अब समझ में आ रहा है। उच्च सघनता वाले नेटवर्क एकजुटता तो देते हैं, लेकिन वे सूचनाओं के मामले में एक बंद कमरे की तरह होते हैं जहां ताजा हवा नहीं आ पाती। यहाँ कहानी वाकई बहुत साफ हो जाती है। मतलब हमारे जो कमजोर रिश्ते हैं, जैसे कोई दूर का सहकर्मी या जिम में मिलने वाला कोई परिचित, वो इंसान हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो अपनी एक अलग ही दुनिया में रहता है। उसके पास एक बिल्कुल अलग नेटवर्क है। और वो कमजोर रिश्ता उन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक पुल का काम करता है, एक ब्रिज का। क्या बात है। बैरी वेलमन ने इसे आधुनिक समाज के संदर्भ में नेटवर्क इंडिविजुअलिज्म का नाम दिया। आज के दौर में लोग किसी एक कबीले या गांव तक सीमित नहीं है। हाँ, हम सब अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। वे एक साथ कई अलग अलग ढीले ढाले नेटवर्क्स का हिस्सा हैं। और लो डेंसिटी वाले ये नेटवर्क ही नए विचारों, नई नौकरियों और अनजान मौकों के दरवाजे खोलते हैं। तो कमजोर रिश्ते इसलिए ताकतवर नहीं है कि वो हमें ज्यादा प्यार करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसलिए ताकतवर है क्योंकि उनकी पहुंच उस जानकारी तक है जो हमारे घेरे में मौजूद ही नहीं है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये नजरिया वाकई दिमाग के जाले साफ करने वाला है। अगर कमजोर रिश्ते
अलग-अलग नेटवर्क्स के बीच एक पुल का काम करते हैं तो उस पुल का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। और हमारे स्रोत इशारा करते हैं कि इस पुल से ही समाजशास्त्र के सबसे गहरे विषयों में से एक पावर यानी सत्ता और ताकत का खेल शुरू होता है। देखिए, सत्ता को लेकर हमारी आम धारणा यही है कि जिसके पास पैसा है या जिसके पास बड़ा पद है वही ताकतवर है। हाँ, आमतौर पर तो हम यही मानते हैं। लेकिन नेटवर्क थ्योरी सत्ता को एक बिल्कुल अलग पैमाने पे मापते हैं, जिसे सेंट्रलिटी कहते हैं। सेंट्रलिटी? जी, सेंट्रलिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान कितना लोकप्रिय है, बल्कि इसका मतलब ये है कि पूरे नेटवर्क में सूचनाओं के प्रवाह के बीच उसकी स्थिति कहाँ है। इसे समझने के लिए हमारे पास रोनाल्ड बर्ट का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चरल होल्स। हाँ, रोनाल्ड बर्ट का काम इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे दिमाग में इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट उपमा आ रही है। बताइए। कल्पना कीजिए कि दो अलग-अलग द्वीप हैं और उन दोनों के बीच कोई सीधा रास्ता नहीं है। ये जो खाली जगह है यही स्ट्रक्चरल होल है। बिल्कुल। अब अचानक कोई एक व्यक्ति उन दोनों द्वीपों के बीच एक इकलौता पुल बना देता है और खुद उस पुल पर एक टोल बूथ लगाकर बैठ जाता है। वो व्यक्ति उन दोनों समूहों को जोड़ रहा है जिनका आपस में पहले कोई संपर्क नहीं था। बहुत ही उम्दा उपमा है। उस उपमा को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। वो टोल बूथ ऑपरेटर सिर्फ एक पुल नहीं बना रहा है, वो असल में कंट्रोल यानी नियंत्रण स्थापित कर रहा है। अच्छा। हाँ, वो ये तय कर सकता है कि कौन सी सूचना इस पार से उस पार जाएगी, किस रूप में जाएगी और कब जाएगी। मतलब जानकारी को फिल्टर करने की ताकत आ गई उसके पास। बिल्कुल। रोनाल्ड बर्ट का सिद्धांत यही कहता है कि जो लोग इन स्ट्रक्चरल होल्स को भरते हैं उनके पास सबसे ज्यादा रणनीतिक ताकत आ जाती है। उनके पास पावर इसलिए है क्योंकि वे एक बॉटलनेक या ऐसा संकरा रास्ता बन जाते हैं जहां से गुजरना सबकी मजबूरी है। अगर हम आज के समकालीन समाज को देखें तो ये सत्ता और नेटवर्क का खेल हर जगह चल रहा है, चाहे वो डिजिटल दुनिया हो या कॉर्पोरेट जगत। बिल्कुल, हर जगह। मैनुअल कैस्टल्स का काम इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने इसे नेटवर्क सोसाइटी कहा है। जी, नेटवर्क सोसाइटी। उनका मानना है कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत किसी कारखाने के मालिक के पास नहीं है, बल्कि उसके पास है जो अलग-अलग नेटवर्क्स को जोड़ सकता है। इसके अनगिनत व्यवहारिक उदाहरण हमारे आसपास मौजूद हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को ही ले लीजिए। हाँ, वहाँ तो ये बहुत दिखता है। वहाँ एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत बेहतरीन आइडिया और तकनीक है, यानी फाउंडर्स, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, यानी इन्वेस्टर्स। और ये दोनों अपने अपने द्वीपों पर बैठे हैं। बिल्कुल। जो इंसान इन दोनों के बीच के स्ट्रक्चरल होल को भरता है, चाहे वो कोई सफल मेंटर हो या कंसल्टेंट, वो सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। राजनीति में भी यही होता है। लॉबी ग्रुप्स राजनेताओं की कानूनी भाषा और उद्योगपतियों की व्यापारिक भाषा दोनों समझते हैं। हाँ, वो ट्रांसलेटर बन जाते हैं। जी, वे इन दोनों अलग अलग नेटवर्क्स के बीच अनुवादक और मध्यस्थ का काम करते हैं और इसी वजह से पूरी व्यवस्था में उनका दबदबा होता है। ये सब सुनने में तो बहुत ही तार्किक और व्यवस्थित लगता है। अगर किसी को सफल होना है तो उसे बस सही पुल बनाना है और सेंट्रल पोजीशन हासिल करनी है। लेकिन हाँ, मैं वही पूछने वाली थी, क्या ये तस्वीर इतनी ही साफ और निष्पक्ष है? अगर नेटवर्क ही अवसर और ताकत देते हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या समाज में हर इंसान के पास एक जैसा नेटवर्क बनाने की आज़ादी, संसाधन और अवसर मौजूद हैं? और यहीं पर हम नेटवर्क थ्योरी के सबसे अंधेरे और चुनौतीपूर्ण पहलू में प्रवेश करते हैं, असमानता। असमानता। नेटवर्क थ्योरी कई बार ये भ्रम पैदा कर सकती है कि मैदान सबके लिए समतल है, लेकिन पियरे बोर्डियू जैसे विचारकों ने इस भ्रम को तोड़ा है। पियरे बोर्डियू, हमारे नोट्स में इनके कॉन्सेप्ट सोशल कैपिटल का जिक्र है। जी, सोशल कैपिटल यानी सामाजिक पूंजी। उनका तर्क है कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं सिर्फ यही आपकी पूंजी नहीं है, बल्कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसके नंबर हैं ये आपकी सामाजिक पूंजी है। और ये सामाजिक पूंजी आर्थिक पूंजी में बदल सकती है। बिल्कुल बदल सकती है। हमारे स्रोत एक बहुत ही व्यवहारिक केस स्टडी सामने रखते हैं जो इस बात को और स्पष्ट कर देती है। बताइए। मान लीजिए 2 उम्मीदवार हैं जो एक ही पद के लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं। एक उम्मीदवार बहुत ही ज्यादा योग्य है, उसने सबसे अच्छी डिग्रियां हासिल की हैं, मेहनत की है, लेकिन उसके पास सही लोगों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। कोई कनेक्शंस नहीं है उसके पास। हाँ, वहीं दूसरा उम्मीदवार है जिसकी योग्यता पहले वाले से कम है, लेकिन उसका परिवार एलीट क्लब का हिस्सा है और वो इंटरव्यू लेने वाले मैनेजर के साथ गोल्फ खेलता है। सब जानते हैं कि असली दुनिया में इस कहानी का अंत क्या होता है।
अक्सर वो दूसरा उम्मीदवार जिसके पास अच्छे कनेक्शंस हैं वही बाजी मार ले जाता है। यही तो सबसे बड़ी निराशा है। देखिए, नेटवर्क केवल अवसर के रास्ते नहीं है, वो कई बार दीवारें भी हैं। बॉर्डियो का कहना था कि यह सोशल कैपिटल पीढ़ियों तक आगे बढ़ती है। अमीर और ताकतवर लोग अपने नेटवर्क्स को जानबूझकर बंद और सुरक्षित रखते हैं ताकि बाहरी लोग उनमें प्रवेश ना कर सकें। इसका मतलब है कि नेटवर्क केवल पुल का काम नहीं करते, वो गेट कीपर यानी द्वारपाल का काम भी करते हैं। जी बिल्कुल। वे कुछ चुने हुए लोगों को अंदर आने देते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को बाहर ही रोक देते हैं। इसी बिंदु पर नारीवादी विचारकों ने भी नेटवर्क थ्योरी की बहुत कड़ी आलोचना की है। हाँ, फेमिनिस्ट आलोचना बहुत जरूरी है यहाँ पर। खासकर कुलीन वर्गों या बड़े कॉर्पोरेट्स में ये अक्सर एक बॉयज क्लब की मानसिकता पर चलते हैं। इस आलोचना में बहुत दम है। अगर हम पुराने समय के व्यापारिक नेटवर्क्स या राजनीतिक गठबंधनों को देखें तो वे ऐसे स्थानों पर बनते थे जहां महिलाओं या हाशिए पर रहने वाले वर्गों की पहुंच ही नहीं होती थी। जैसे कि एक्सक्लूसिव जेंटलमैन क्लब्स या फिर गोल्फ कोर्स। एकदम सही। फेमिनिस्ट विचारकों का कहना है कि स्ट्रक्चरल होल्स को भरना या सेंट्रलिटी हासिल करना सिर्फ आपके कौशल या टैलेंट का खेल नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि समाज का मौजूदा ढांचा आपको वो जगह लेने की अनुमति देता है या नहीं। मतलब सिस्टम आपको अंदर आने देगा भी या नहीं। जी। नेटवर्क थ्योरी की ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो अक्सर सत्ता के इन संरचनात्मक भेदभावों को नजरअंदाज कर देती है। तो अगर हम इस पूरी तकनीकी और गणितीय भाषा नोड्स, टाइज, सेंट्रलिटी और डेंसिटी पर गौर करें तो एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? क्या ऐसा नहीं लगता कि हम समाजशास्त्र के उस हिस्से को भूलते जा रहे हैं जो हमें असल में इंसान बनाता है? आप भावनाओं की बात कर रही हैं? हाँ, नेटवर्क को कागज पर रेखाओं और बिंदुओं के रूप में उकेरना आसान है, लेकिन हम उन इंसानी भावनाओं का क्या करें जिनसे ये रिश्ते असल में बनते हैं? क्या एक नोड और दूसरे नोड के बीच की लकीर ये बता सकती है कि उनके बीच प्यार है, नफरत है, भरोसा है या फिर कोई गहरा डर है? ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है और स्रोतों में भी इसे नेटवर्क थ्योरी की सबसे बड़ी आलोचनाओं में गिना गया है। नेटवर्क थ्योरी की बुनियादी समस्या ये है कि वो संरचना को समझने में इतनी उलझ जाती है कि भावनाओं और रिश्तों की गुणवत्ता को भूल जाती है। बिल्कुल, क्वालिटी तो दिखती ही नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक चार्ट पर एक कर्मचारी और एक शोषक बॉस के बीच का रिश्ता है। उसे एक बहुत ही मजबूत लाइन से दिखाया जा सकता है क्योंकि वो रोज मिलते हैं और बात करते हैं। कागज पर तो ये एक स्ट्रॉन्ग टाई लग सकता है। हाँ, लेकिन जमीनी हकीकत में वो रिश्ता भरोसे पर नहीं बल्कि डर और मजबूरी पर टिका है। नेटवर्क विश्लेषण ये नहीं पकड़ पाता कि कोई संपर्क इंसान को सशक्त बना रहा है या उसका मानसिक शोषण कर रहा है। सही बात है। रिश्तों की गहराई, उनकी गर्माहट या कड़वाहट को केवल गणितीय रेखाओं में नहीं मापा जा सकता। बिल्कुल नहीं मापा जा सकता। यह वाकई विचार करने योग्य बात है। हम समाज की रूपरेखा तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसकी आत्मा को नापना अभी भी किसी गणित के बस की बात नहीं है। खैर, अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटने की कोशिश करें तो हमने देखा कि समाज कोई स्थिर इमारत नहीं है, बल्कि संपर्कों और रिश्तों का एक धड़कता हुआ जाल है। जी। हमने ये समझा कि कैसे हमारे सबसे कमजोर रिश्ते हमारे लिए नई दुनिया और नई सूचनाओं की खिड़कियां खोल सकते हैं। और हमने सत्ता के उस खेल को भी डिकोड किया जहां ताकत का मतलब किसी स्ट्रक्चरल होल पर नियंत्रण करना और अलग-अलग दुनियाओं को जोड़ना है। लेकिन साथ ही हमने ये भी स्वीकारा कि ये नेटवर्क का जाल पूरी तरह से न्याय संगत नहीं है। ये अपनी खुद की असमानताएं पैदा करता है और कई लोगों को अवसरों से बाहर रखने वाले एक कड़े गेटकीपर की तरह भी बर्ताव करता है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों के अंत में एक बहुत ही प्रभावशाली विचार दिया गया है जो आज की पूरी चर्चा का सटीक निष्कर्ष है। ये विचार कहता है, दुनिया में सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप किसे जानते हैं और समाज के इस विशाल जाल में आपकी स्थिति कहाँ है। ये एक बहुत ही कड़वी लेकिन यथार्थवादी सच्चाई है। ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना सही नेटवर्क के उस ज्ञान की कोई आवाज नहीं होती। लेकिन चर्चा को समाप्त करने से पहले अगर हम इसी विचार को आज के डिजिटल और तकनीकी दौर में रखें तो एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल मन में आता है। अच्छा, कौन सा सवाल? पूरी चर्चा के दौरान हमने यह माना कि हमारे कमजोर रिश्ते, वो इत्तेफाक से मिले परिचित या किसी कॉन्फ्रेंस में टकरा गए लोग हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आज के समय में हमारे ये कमजोर रिश्ते हमारी अपनी पसंद,
हमारी दिनचर्या या किसी इत्तेफाक से नहीं बन रहे हैं। तो कैसे बन रहे हैं? आज सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम ये तय कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन किससे जुड़ेंगे, हमारी फीड में किसकी जानकारी आएगी या हम किस अजनबी की पोस्ट पढ़ेंगे। ओह, ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अगर कमजोर रिश्ते ही समाज में अवसरों और सूचनाओं का सबसे बड़ा पुल है और आज उन पुलों का निर्माण इंसान नहीं बल्कि एल्गोरिदम कर रहे हैं, तो क्या ये मशीनें बिना हमारी जानकारी के मानव समाज के इस सबसे बुनियादी नेटवर्क के ढांचे को हमेशा के लिए नहीं बदल रही हैं? वाकई ये डराने वाला भी है और सोचने वाला भी। क्या हमारे सामाजिक संपर्कों के असली कंट्रोलर अब हम इंसान नहीं बल्कि सिलिकॉन वैली के सर्वरों में लिखा कोई अदृश्य कोड है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में समाजशास्त्र की पूरी दिशा तय कर सकता है। बिल्कुल, इस पे तो आगे बहुत रिसर्च होनी बाकी है। इस विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।